हेलो स्टूडेंट्स, मैं जी पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारा चैप्टर सारे लगभग हो गए थे केमिस्ट्री वाले पार्ट में। तो उनके जो 4 चैप्टर आपकी केमिस्ट्री में है यहाँ पर, उन चारों के क्या करेंगे, हम एमसीक्यूज यहाँ पर देखेंगे। सभी चैप्टर से क्वेश्चंस लेंगे। ओके, एमसीक्यूज क्या होते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न जिनको कहा जाता है, यानी बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, उन ऑप्शंस में से आपको एक जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको चूज करना होता है, बताना होता है कि ये सही आंसर। ओके, तो आइए चलते देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रीड ऑफ शीप। तो आपको ध्यान होगा जब आप किसके बारे में पढ़ रहे थे, फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो फाइबर्स में आपके दो तरह के फाइबर्स आते हैं, एक आते हैं नेचुरल फाइबर, एक आते हैं ह्यूमन मेड फाइबर्स। ओके, नेचुरल फाइबर क्या कहता है कि मुझको किससे, नेचर से प्राप्त किया गया है। नेचर से कैसे प्राप्त करेंगे? या तो पेड़ों से। नेचर में क्या क्या है आपके, जितने भी बायो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी है। तो फाइबर को किससे प्राप्त किया जाएगा? इन दो ही चीजों से आप प्राप्त कर सकते हो, या तो जीव आपके प्राणियों से प्राप्त करेंगे, या फिर किससे प्राप्त करेंगे? पादपों से प्राप्त करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जिस फाइबर को आप किससे प्राप्त करेंगे, उन पेड़ पौधों या जंतुओं से प्राप्त करेंगे, उनको क्या कहा जाएगा? आपका नेचुरल फाइबर या प्राकृतिक रेशे उन्हें कहा जाएगा। ओके, और इसी में हम क्या पढ़ते हैं, एक टाइप कि जो आपका नेचुरल फाइबर होगा वो शीप से भी प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक जो रेशा होता है भेड़ से निकाला जाता है, और वो कौन सा टाइप का था जिसको आप वूल कह रहे थे, यानी कि ऊन जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो भेड़ की जो बाल होते हैं उनसे ऊन को निकाला जाता है। ओके, तो वहीं पर आपने भेड़ की अलग अलग प्रजातियों के बारे में पढ़ा, और उसमें आपने देखा कि इनमें से कौन सा आपका क्या नहीं है, ब्रीड नहीं है शीप की, यानी उसकी जाति नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है इसमें? मुर्रा, क्योंकि ये किसकी होती है? ये बफेलो की आपकी क्या होती है? एक जाति। तो ये नहीं है। बाकी तीन आपकी किस में आएंगी? जो भेड़ की क्या होगी, जातियां होंगी, शीप की ब्रीड होगी। क्या क्या? मारवाड़ी, लोही और नाली। ठीक है, ये तीन जातियां हैं किसकी, प्रजातियां शीप की। जल्दी से क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी ट्री। मलबेरी ट्री, जहां आप किसके बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पर भी आप एक नेचुरल फाइबर की बात कर रहे थे, फिर आपने क्या कहा था कि उसको वहां से क्या किया जाएगा, एक्सट्रैक्शन होगा उसका अलग अलग तरीके से, तो वहां पे मलबेरी ट्री आता है। ठीक है, मलबेरी ट्री के बारे में आप पढ़ते हैं, तो इनमें से कौन सा है जो क्या है, मलबेरी ट्री का साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम जिसे आप कहते हैं। ओके, तो मलबेरी ट्री का वैज्ञानिक नाम आपका क्या होता है? मोरस एल्बा होता है, ऑप्शन बी। ठीक है, पेंजिफेरा इंडिका मोस्ट कॉमन है, मैंगो का होता है, आम का। ठीक है, मोरस अल्बा किसका? मलबेरी ट्री, यानी जो शहतूत का पेड़ आप जिसे कहते हैं, जिस पर आपका क्या जाता है, जो सिल्क को आप ऑब्टेन कर रहे थे, जब आप सिल्क के बारे में पढ़ रहे थे, सिल्क भी आपका एक टाइप का क्या किस में आता है, नेचुरल फाइबर में आता है। रेशम के बारे में जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, रेशम कीट, तो वो जो रेशम कीट होता है वो किस में रहता है? आपका मलबेरी ट्री में ही पाया जाता है। ओके, जल्दी से सेकंड क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे। तो इस तरह से आपने ये दोनों क्वेश्चन कौन से चैप्टर में पढ़े हैं? जब आप फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे थे जिस चैप्टर में। ओके, उसमें ये क्वेश्चंस आए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको किसमें पूछे जाएंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग कर ले जाएंगे। ओके, कहीं से भी अगर क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सिल्क इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो सिल्क कौन से पार्ट से डिराइव किया जाता है? कोकून, प्यूपा, एग और मॉथ। इन चारों में से कौन से पार्ट से आपका सिल्क बनता है?
क्या वो उस कीट का एग यानी अंडा होता है, या मौत होती है, या फिर प्यूपा जो बनता है, या वो जो कोकून शेल बनाते हैं उसमें आपका क्या पाया जाता है, सिल्क यानी कुछ जो रेशम, रेशम भी आपका एक प्रकार का क्या होगा, फाइबर होगा। इस रेशम को आप कहां से प्राप्त कर रहे थे, तो इसको कहां से प्राप्त किया जाता है, जो कोकून बनता है। कोकून क्या होती है, एक आप क्या बोल सकते हो, शेल बोल सकते हो उसको, या एक घर जैसा बना होता है, किसके लिए, जो आपका क्या है, कीट है, कीड़ा है, इंसेक्ट जो है वो यहाँ रहेगा, ठीक है, इसके अंदर, और क्या करेगा, अपने बाहर ये रेशा बना लेगा, कोकून बना लेगा, और इसी कोकून से क्या निकाला जाएगा, वो फाइबर ऑब्टेन किया जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपके कोकून वाले पार्ट से क्या निकाला जाता है, सिल्क को निकाला जाता है, या सिल्क वहां से ड्राई होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्टिव ब्रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, सेलेक्टिव ब्रीडिंग किसे कहा जाता है, इनमें से ए है आपका सेलेक्टिंग द ऑफ स्प्रिंग विद डिजायर्ड प्रॉपर्टी, बी है selecting the parent with desired properties, C selecting an area for breeding, D selecting fine hair for good quality wool। तो सिलेक्टिंग ब्रीडिंग किसे, आप चयन करते हैं प्रजाति का, कि मुझे इस प्रजाति का क्या चाहिए, कोई भी चीज जो भी आप क्या उस प्रजाति को बनाना चाहते हैं, यानी किसी भी जीव जंतु या पादप के लिए, ठीक है। तो सेलेक्टिंग ब्रीडिंग में क्या होता है आपका, आप सेलेक्ट करते हैं ऑफ स्प्रिंग, यानी जो क्या होंगी, संतानें होंगी आने वाली, तो आने वाली संतानों में कौन कौन से गुण आप देखना चाहते हैं, क्या वो आपका सेलेक्टिंग ब्रीडिंग होता है, या फिर जो पेरेंट्स है जिनसे क्या होगा ऑफ स्प्रिंग बनेंगे, क्या उन पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज में चेंज लाना, या उनमें आप सेलेक्ट करेंगे गुणों को, उसको कहा जाता है सेलेक्टिंग ब्रीडिंग, या किसी पर्टिकुलर एरिया पर आपको क्या करना है, ब्रीडिंग कराना है, उसको सेलेक्टिंग ब्रीडिंग कहा जाता है, या आप क्या कहेंगे, सेलेक्टिंग फाइन हेयर्स फॉर गुड क्वालिटी वूल, क्या सिर्फ ऊन की एक अच्छी पैदावार के लिए, अच्छे प्रकार का ऊन पाने के लिए आप क्या करेंगे, सेलेक्टिंग ब्रीडिंग करेंगे। तो इनमें से कौन सा आपका आंसर सही है, सेलेक्टिंग द पेरेंट्स विद डिजायर्ड प्रॉपर्टी। जब आप पेरेंट्स का चयन करेंगे, ठीक है, पेरेंट चयन करेंगे, दोनों जो क्वालिटी आपको चाहिए, दोनों पेरेंट्स में वो क्वालिटी होनी चाहिए। जब आप उनका चयन करेंगे तो उनसे जो ऑफस्प्रिंग आएंगे, बच्चे आएंगे, वो उसी क्वालिटी के आएंगे जो कि दोनों पेरेंट्स में थे, ठीक है। तो इसलिए किसका चयन किया जाता है, एक अच्छी ब्रीड के लिए पेरेंट्स का चयन किया जाता है। ओके, इसी को सेलेक्टिंग ब्रीडिंग कहा जाता है। दोनों क्वेश्चंस नोट करेंगे, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलायबल मेजर, इनमें से कौन सा एक रिलायबल मेजर है, यानी कि जिस पर क्या कर सकते हैं, रिलाय कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। हॉटनेस, कोल्डनेस, टेम्परेचर, डी नन ऑफ दीज। हॉटनेस क्या रिलायबल है, अगर आप कह रहे हैं कोई चीज गर्म है, तो क्या उस जब आपने बोला कि वो हॉट है, गर्म है, तो क्या उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ गर्म बोलने से कि वो कितना गर्म होगा, क्या आप उसको टच कर सकते हैं वो इतना गर्म है, या फिर आप उसको टच नहीं कर पा रहे, क्या वो उतना गर्म है। तो सिर्फ गर्म बोलने से किसी चीज को वो रिलायबल मेजर नहीं है, उस पर आप रिलाय नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। आपने कोई बर्तन रखा है, आपने सपोज खाना बनाया, ठीक है, खाना बनाते हैं घर में, खाना बनाया, बर्तन गर्म था, ओके, कोई दूसरा पर्सन एंटर किया किचन में, आप खाना बना रहे थे, आपने उसको बोला कि उसको टच मत करना उस बर्तन को, वो गर्म है, ओके। तो जब आपने ये बोला कि आप टच मत करना, तो इससे तो वो समझता है कि ये ज्यादा गर्म होगा, इसलिए शायद कह रहे हैं कि मेरा हाथ जल जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि वो चीज गर्म है, तो वो क्या करेगा, अब उसको पता नहीं कि कितनी गर्म है, सिर्फ आपने गर्म बोला है, तो वो उससे ये आइडिया लगाएगा कि हाँ गर्म होगा, पर इसने क्योंकि ये नहीं कहा कि टच नहीं करना है, दैट मीन्स कि मैं टच कर सकता हूँ, ओके। लेकिन वो रिलायबल नहीं है ना, गर्म आप एग्जैक्ट नहीं बता रहे कि कितना गर्म है,
क्या गर्म है? गर्म उस टेम्परेचर से गर्म है जितना उसने पहले टच किया होगा। अगर वो एक ठंडी बॉटल को टच करता है, उसके बाद एक नॉर्मल बॉटल को टच करता है, तो वो भी उसको गर्म लगेगा। ठीक है, नॉर्मल बॉटल की अपेक्षा अगर वो थोड़ा जो पानी को टेम्परेचर दिया गया है ज्यादा, उबलता हुआ पानी है, उसको टच करेगा तो उसको भी गर्म ही कहेगा। ठीक है, दूसरा आपका क्या आता है? कोल्डनेस। ऐसा कोल्डनेस में भी है, एक टेम्परेचर आपको क्या लगता है, जब आप 40 डिग्री से 30 डिग्री पे जाएंगे तो आपको 30 डिग्री क्या लगेगा? ठंडा लगेगा। 30 से आप 20 पे जाएंगे तो वो भी आपको ठंडा लगेगा। 20 से अगर 15 पे जाएंगे तो वो भी ठंडा लगेगा। तो ये रिलायबल क्या नहीं है, मेजर नहीं है, मापन की भरोसेमंद क्या नहीं है, टर्म्स नहीं है, जिन पर आप भरोसा नहीं कर पा रहे। भरोसा कर रहे हैं लेकिन आपको एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है कि किस चीज की बात की जा रही है। ठंड की बात की जा रही है लेकिन किसकी अपेक्षा ठंडा। ओके, थर्ड है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर रिलायबल होता है क्योंकि वहां पर एग्जैक्ट आपको क्या बताया जाता है, क्वांटिटी बताई जाती है कि कितना गर्म है या कितना ठंडा है। अगर आपको बोला गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? मेजर, मापन का क्या हो गया? यूनिट हो गया। इकाई में आपको बताया जा रहा है कि इतने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, दैट मीन्स कि आप उस पर एग्जैक्ट भरोसा कर सकते हैं कि हाँ ये गर्म होगा या ठंडा। ओके, और डी है आपका नन ऑफ दीज। तो क्या इनमें से आपका आंसर क्या हो गया? सी, टेम्परेचर यानी कि तापमान। ओके, जल्दी से क्वेश्चन नोट करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेम द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेम द डिवाइस, किसका नाम बताना है आपका? डिवाइस का नाम बताना है, यंत्र बोल सकते हैं आप। विच इज यूज टू मेजर द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, इसका पता लगाने के लिए आप किस यंत्र का उपयोग करें। जो यंत्र आप उपयोग करेंगे उसका नाम बताना है आपको। तो पहला है पीकोमीटर। क्या पीकोमीटर में आप कोल्डनेस और हॉटनेस बता सकते हो किसी भी वस्तु की कि कितना गर्म है कितना ठंडा है। दूसरा है आपका बैरोमीटर, तीसरा है मैनोमीटर और चौथा है आपका थर्मोमीटर। ओके, तो इनमें से आपको पता है कि जब भी आपको फीवर आता है, बुखार आता है आपको, आपकी बॉडी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। ठीक है, गर्म हो जाती है, फिर क्या होता है, अंदर से और भी कई चीजें आपको फील होती है, वीकनेस फील होगी, ठीक है, टायर्डनेस फील होगी। और फिर आप क्या करते हैं, जब नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा आपका टेम्परेचर हो जाता है, तापमान यानी कि गर्म हो जाती है बॉडी, नॉर्मली जैसी है उसकी अपेक्षा थोड़ी गर्म लगने लगती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, कोई तो पेन जैसा इंस्ट्रूमेंट उनके पास रहता है, उसको आपके मुंह में रख देते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए रखिए, फिर चेक करते हैं कि उसमें टेम्परेचर कितना है। तो टेम्परेचर को क्या कर रहे थे, वो मेजर कर रहे थे, और वो टेम्परेचर क्या था, तापमान क्या था, वही इकाई थी जो बता रही थी कि आपके शरीर कितना गर्म है या कितना ठंडा। ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए जो उन्होंने पेन जैसा इक्विपमेंट आपके मुंह में रखा, वो क्या था, थर्मामीटर था, उसी को थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हॉटनेस और कोल्डनेस को जिस वस्तु से क्या करेंगे, जिस यंत्र से मापेंगे, उसको क्या कहा जाएगा, थर्मोमीटर कहा जाएगा। ओके, तो थर्मोमीटर आपके अलग अलग टाइप के आते हैं, आपने पढ़ा है चैप्टर में कि जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है आपका, डॉक्टर्स के पास जो थर्मोमीटर होता है, लैब का थर्मोमीटर अलग होता है। ठीक है, जो लेबोरेटरी में क्या करता है, अगर किसी कोई हमें चीज बनानी है, सपोज सिंपल सी चीज है, हमें पानी और चीनी का सोल्यूशन बनाना है और टेम्परेचर मेंटेन करना है उसमें, तो हम क्या करेंगे, पानी में चीनी डाल दी हमने, बर्नर के ऊपर रख दिया उसको। ठीक है, बर्नर के ऊपर जब उसको रखा और नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं, तापमान दे रहे हैं, अब हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें तापमान कितना है, तो हम लेबोरेटरी का जो थर्मोमीटर होता है वो उसमें ऐड लगाते हैं। ठीक है, पानी में लगाएंगे थर्मोमीटर, तो फिर आपको क्या पता चलता है, टेम्परेचर पता चलता है। ओके, तो वो थर्मोमीटर ही है जिसके द्वारा क्या करेंगे, तापमान को मापेंगे। measure the temperature, or we can say तापमान
ठीक है, डॉक्टर ने तापमान माप लिया, बता दिया आपको कितने डिग्री सेल्सियस का क्या है फीवर है आपको, और उन्होंने क्या कहा कि इतने डिग्री सेल्सियस का है, मतलब ये क्या है, ये यूनिट है, क्या है, इकाई। और किस चीज की इकाई है ये, इस तापमान को मापने की इकाई है। ठीक है, जो ताप यानी कि जितना गर्म आपकी बॉडी हुई है उसको हम किसी यूनिट में बता रहे हैं। जैसे आप क्या कहते हैं, आप गए दुकान पे, आपने क्या किया, सब्जी ली, अब क्या बोलोगे उनको, सब्जी लेने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, कोई तो इकाई में एक्सप्रेस करोगे ना कि इतनी चीज चाहिए मेरे को। ठीक है, वो इकाई क्या करने के लिए, उसका वेट करने के लिए, भार को मापने के लिए, वजन कर तोलने के लिए आप उसको इकाई दे रहे हो। जैसे आपने कहा मेरे को 250 ग्राम चाहिए, ठीक है, तो 250 के आगे आप क्या लगा रहे हो, ग्राम लगा रहे हो, तो वो ग्राम क्या है, यूनिट है। और किस चीज की, क्योंकि वो उसको तोल रहा है, यानी वजन की बात वो कर रहा है, तो वजन को मापने की इकाई। ओके, वहीं पर आप क्या करते हो, जैसे आप दूध लेने गए, ठीक है, वो क्या है, लिक्विड है आपका, द्रव है, आप क्या कहेंगे, इतने लीटर मेरे को दूध चाहिए, आप कहेंगे एक दूध दे दो, तो वो समझेगा नहीं कि एक दूध क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, 1 लीटर दूध दे दीजिए। ओके, तो लीटर क्या कर रहा है, आयतन को माप रहा है, वो कोई बर्तन होगा उसके पास लीटर का, उसमें दूध को डालेगा और देखेगा लीटर का निशान, 1 लीटर का निशान जहां तक होगा वहां तक वो उसको मेजर करेगा और उतना दूध आपको दे देगा। समझ रहे हैं, तो यानी ये यूनिट्स हैं जहां हम इनको क्या कर रहे हैं, बता रहे, यूनिट में एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब आप क्या करते हो, शॉप में जाते हैं, फैब्रिक खरीदते हैं, कपड़ा, तो आप क्या कहते हैं कि इतने मीटर कपड़ा दे दीजिए, ये तो नहीं कहते कि 2 कपड़े दे दो, 2 कपड़ा दे दो, 2 मीटर कपड़ा दे दो, ये कहते हैं। तो वो मीटर क्या है, इकाई है, लंबाई को मापने की। ओके, तो इस तरह से लेंथ को मेजर किया मीटर में। जब आपने कहा कि कोई सामान लेने जा रहे हैं और किसमें, अगर आपको वे करके यानी तौल करके आपको सामान लेना है, आपने कहा, सिंपल सा एग्जांपल है, सब्जी वाले के पास गए, आलू लिया, आपने कहा कि मुझे 500 ग्राम्स मतलब आधा किलो आलू दे दो। ओके, आधा किलो आलू आपका क्या है, उस आलू का वजन है, वो गिन कर नहीं देता आपको, क्या करके देता है, वजन करके देता है। कभी कभी बड़े बड़े आलू है तो 4 ही आलू आएंगे, कभी कभी बहुत सारे भी आ सकते हैं अगर छोटे छोटे साइज के हुए, यानी छोटा उनका कम, उनका क्या हुआ, भार। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग चीजों को उनकी इकाई में, भौतिक राशियों को, यानी जो आपकी क्या होती है फिजिकल, जितनी भी आपकी क्या आएंगी क्वांटिटीज आएंगी, उनको किस में मेजर करेंगे, सबको यूनिट यानी किसी इकाई में मेजर करेंगे, मापेंगे। तो उसी तरह से कोई चीज कितनी ठंडी है या फिर कितनी गर्म है, उसको किस में मापेंगे, उसकी इकाई में मापेंगे। और इकाई क्या है, डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर, या फिर क्या हो सकती है, डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकती है, और क्या हो सकती है, डिग्री केल्विन हो सकती है। जब आप एसआई यूनिट की बात करते हैं, दैट इज योर डिग्री केल्विन। केल्विन में वहां पर टेम्परेचर को मापा जाता है। जैसे आप मीटर कह रहे हैं वो एसआई यूनिट है, जब ग्राम कह रहे हैं दैट इज योर एसआई यूनिट। सेकेंड, टाइम की बात करते हैं, टाइम के लिए अलग अलग यूनिट्स आती है, आवर्स में आप टाइम बताते हैं, मिनट्स में बताते हैं, और सेकंड में बताते हैं। सेकंड क्या है, एसआई यूनिट है। तो इस तरह से टेम्परेचर की बात कर रहे थे। क्वेश्चन था आपका कि जो टेम्परेचर है यानी हॉटनेस और कोल्डनेस है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो ठंडा या गर्म कितना है, वो किस यंत्र से आप पता लगाएंगे, किस ऑब्जेक्ट से लगाएंगे, किस डिवाइस से आप पता करेंगे, तो वो क्या है आपका थर्मामीटर है। तो जल्दी से ये क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विच वन इज फिल्ड इन द बल्ब ऑफ अ थर्मोमीटर। ठीक है, तो थर्मोमीटर आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह का कुछ होता है यंत्र, और यहाँ पर इस पर एक बल्ब लगा होता है। बल्ब जैसा नहीं होता है, सिर्फ उसमें एक घुंडी जिसे कहते हैं बल्ब का मतलब, वो लगी होती है। ठीक है, यहाँ पर है आपका बल्ब, और यहाँ टेम्प रीडिंग लिखी हुई होती है, स्केल बना हुआ था, पैमाना। ओके, थर्मामीटर, तो ये स्केल में अलग अलग रीडिंग स्केल बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुई, नंबरिंग हुई होगी 100, जिस स्केल में है, यानी जितने का गैप है, डिफरेंस हो सकता है 10-10 डिग्री का हो, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे हो, 50-50 का गैप हो सकता है थर्मामीटर में। अलग अलग डिग्री सेल्सियस के थर्मामीटर आते हैं, कोई 10 डिग्री का आएगा, कोई 50, कोई 100 डिग्री का आएगा, कोई 200, कोई 500 तक टेम्परेचर मेजर करेगा। तो इस तरह थर्मामीटर बने होते हैं। तो यहाँ पर बल्ब में कौन सी चीज वहां पर डाली जाती है,
आपने देखा होगा थर्मामीटर कई बार कि जब ये थर्मामीटर किसी वस्तु पर रखा जाता है, ठीक है, अगर वो वस्तु नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा उसका टेम्परेचर है, नॉर्मल यानी जो हमारे आसपास का टेम्परेचर है इस टाइम, मैं कह रही हूँ इस रूम का टेम्परेचर इस टाइम 22 डिग्री सेल्सियस है, सपोज 22 डिग्री सेल्सियस है, तो वो थर्मामीटर में जो वो बल्ब है, ठीक है, उसमें जो लिक्विड भरा हुआ है वो 22 डिग्री दिखा रहा होगा, ठीक है, 22 डिग्री के मार्क तक वो चढ़ा होगा ऊपर, ठीक है। और अगर मैं क्या कह रही हूँ कि अब मैं गर्म पानी ले आती हूँ एक बर्तन में, अब मैंने वो थर्मामीटर उस बीकर में डाल दिया, बर्तन में डाल दिया, ठीक है, बर्तन में क्या है, गर्म पानी है, गर्म पानी है, तो अब सपोज वो 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म, तो ये जो यहाँ रेड मार्क बना था या जो जो भी आपका ऑरेंज रेड येलो मार्क बना हुआ है किसका, 22 डिग्री तक का, वो 22 डिग्री से और ऊपर चढ़ेगा और कहां तक जाएगा, जो मैंने कहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस तक मैंने वो पानी गर्म किया था, तो थर्मामीटर आपको बताएगा कि हाँ 50 तक ये क्या गया है, जो लिक्विड आपका ऊपर चढ़ रहा है, तो वो अगर 50 तक गया दैट मीन्स कि वो पानी कितना गर्म है, 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म, इतना उसका क्या है, तापमान है। तो वो जो लिक्विड टेम्परेचर के कम ज्यादा होने पर फ्लक्चुएट कर रहा है, या आप क्या कह रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहा है, टेम्परेचर घटा तो वो लिक्विड सडनली नीचे आ गया, और टेम्परेचर बढ़ा तो वो लिक्विड ऊपर चला गया, किसमें, इस थर्मामीटर में, यहाँ होगा, टेम्परेचर बढ़ा तो उसने ऊपर बढ़ना शुरू कर दिया, यहाँ कहीं पहुंच गया, उसके बाद टेम्परेचर तापमान घटा, हम किसी ऐसी जगह पे चले गए जहां बर्फ पड़ रही है, तो सडनली आपका टेम्परेचर डिक्रीज करने लग गया, ओके। तो ये रेड कलर का यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ इसको, या ये ब्लू कलर का जो है बता रहे हैं, ये भरा क्या है, उस बल्ब में ऐसी चीज कौन सी है, तो यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स आपको बताए गए हैं, जी इनमें से कौन सी चीज है, वो मरकरी है, लेड है आपका, या कॉपर है, या सिल्वर है, इनमें से कौन सा होता है, मरकरी, इनमें से कौन सा है आपका, मरकरी, जिसको आप क्या भी कहते हैं, पारा भी कहते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, ये आपका ओनली क्या है, मेटल है, जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, मेटल है यानी कि धातु जो आपकी लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में पाई जाएगी, और कब, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर यानी सामान्य तापमान आप बोल सकते हो इस पर, समझ गए। मरकरी क्या होता है आपका, एक प्रकार की धातु होती है, और वो धातु कमरे के तापमान पर, जो अभी इस कमरे का तापमान होगा उसमें लिक्विड यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है, और ये अकेली ऐसी धातु होती है, ठीक है। बाकी सारी धातुएं क्या होती हैं, इस कमरे के तापमान पर सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, ओके, जिनमें कि आपका क्या हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम, कॉपर, जितनी भी आपकी धातु है, ठीक है, सारी क्या होंगी, सॉलिड स्टेट में पाई जाएंगी, सिर्फ मरकरी आपका क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और इसी गुण के कारण इसको क्या किया गया है, इस थर्मोमीटर में लगाया गया है, ठीक है, क्योंकि कोई भी टेम्परेचर होगा वो क्या कर रहा है, क्योंकि सामान्य ताप पर वो लिक्विड स्टेट में है, तो क्या करेगा, वो यहाँ पर इस तरह से रखा गया है कि वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगा, फ्लक्चुएट का मतलब क्या है, ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे कैसे जा रहा है, क्योंकि तापमान कम ज्यादा हो रहा है, तापमान के कम ज्यादा होने से वो जो पारा है यानी कि मरकरी है वो भी ऊपर नीचे हो रहा है, और उसी के अनुसार आप क्या बता रहे हो कि कितना टेम्परेचर है एग्जैक्ट। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि थर्मामीटर को जो बल्ब है इसमें क्या भरा गया है, तो इसमें आपका मरकरी यानी कि पारा भरा है, ओके। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए, मरकरी। जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर फॉर ऑफ अ हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए बॉडी का जो शरीर है उसका सामान्य तापमान क्या होना चाहिए, सामान्य तापमान यानी सामान्य तापमान यानी जबकि को कुछ भी नहीं किया, ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक वो किसी गर्म एरिया में रहा हो, गर्म एरिया की हीटर वगैरह के पास रहा हो, या फिर क्या किया कि बहुत देर तक एसी के पास में बैठे रहोगे, उस केस में नहीं बोल रहे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जब वो पर्सन था, हेल्दी पर्सन यानी स्वस्थ, जब वो बीमार नहीं है, क्योंकि अगर बीमार होगा
तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बुखार है, अगर उसको फीवर आया है तो उसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, तापमान बढ़ जाएगा। तो उस स्वस्थ मनुष्य के लिए, हेल्दी पर्सन के लिए बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर जिसे आप लेते हैं, तो वो आपका होता है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट में आपका 98 आता है, 37 आपका किस में आता है, डिग्री सेल्सियस में। तो आपको किसका, यूनिट्स का भी ध्यान रखना है। ओके, 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है आपका, जो हेल्दी पर्सन है उसका बॉडी का टेम्परेचर होता है। जल्दी से इसे नोट करेंगे फिर आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीट ऑलवेज फ्लोज। हीट कहाँ फ्लो करती है, कैसे फ्लो करती है बताइए। पहला है फ्रॉम अ कोल्डर ऑब्जेक्ट टू अ हॉटर ऑब्जेक्ट। ठंडी कोई वस्तु है वहां से गर्म वस्तु की तरफ को फ्लो करेगी। फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर, गर्म वस्तु है वहां से ठंडी की ओर आएगी। इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों दिशाओं में जाएगी। ठंडी वस्तु है वहां से गर्म की तरफ भी जाएगी और गर्म वस्तु से ठंडे की तरफ भी जाएगी। ओके, हीट नेवर इन बोथ द डायरेक्शन। और डी है आपका, हीट नेवर फ्लोज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कभी भी हीट फ्लो नहीं करती। हीट क्या है आपका, ऊष्मा है, वो गर्माहट है जो आपको लग रही है जब आप आग के पास में बैठे हुए। ओके, हीट। तो बताइए क्या होता है, आपने क्या किया, आपने जलाई गैस, गैस जला दिया आपने, इस गैस में रख दिया आपने कोई बर्तन, बर्तन में बनाना है आपको, कुछ भी बनाना है जो आपका मन है। मैगी खाने का मन हो रहा है, मैगी बनाना है, पहले आपने पानी भर दी क्योंकि 2 मिनट में बनाना है आपको। पानी डाल दिया आपने, इसमें गैस जला दी। अब क्या होगा, बर्तन आपका क्या था, ठंडा था। क्या उस ठंडे की वजह से ये गैस की जो फ्लेम है ये भी ठंडी हो जाएगी। पहला ऑप्शन ये कहता है कोल्डर ऑब्जेक्ट टू अ हॉटर ऑब्जेक्ट, इस ठंडी वस्तु से इधर को हीट फ्लो करेगी। क्या ऐसा होता है, नहीं होता है। दूसरा क्या कह रहा है, फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट। हॉटर ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ये बर्नर की फ्लेम है, गैस की फ्लेम है, ज्वाला है उसकी, ठीक है, वहां से इधर को हीट फ्लो करेगी। यही तो होता है, यहां से ये गैस की जो फ्लेम है ये गर्म होती है और ये गर्माहट यहां से इस बर्तन में जाएगी और जब बर्तन गर्म होगा वहां से फिर उस ठंडे पानी में जाएगी। ओके, तो इस तरह से हीट फ्लो कर रही है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्या दोनों डायरेक्शन में करती है, तो दोनों डायरेक्शन में नहीं करेगी। डी है आपका, हीट नेवर फ्लोज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर, तो ऐसा भी नहीं है। तो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट, यही होता है। गैस की जो फ्लेम थी, जो ज्वाला थी, वो ज्यादा गर्म थी, उसका टेम्परेचर ज्यादा था। जब आपने उसके ऊपर एक बर्तन रखा जिसका नॉर्मल टेम्परेचर था, या आप क्या कहेंगे, उस गैस की ज्वाला के कंपैरिजन में वो बर्तन ठंडा था। गैस की ज्वाला तो कितनी गर्म हुई, समझ रहे हो, बर्तन ठंडा था। तो क्या हुआ, ये जो गर्म ज्वाला है ये क्या करेगी, बर्तन की तरफ को हीट का फ्लो करेगी, ऊष्मा का। तब बर्तन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब आपके बर्तन के अंदर क्या है, पानी है, वो पानी ठंडा है, किसकी अपेक्षा, उस बर्तन की अपेक्षा। बर्तन को तो गैस ने हीट दे दी कि तुम गर्म हो जाओ, वो गर्म हो गया, उसमें पानी था, पानी अभी भी ठंडा है। अब बर्तन क्या करेगा, क्योंकि दोनों कांटेक्ट में है, संपर्क में है ना, बर्तन के अंदर पानी को रखा हुआ है, उसकी जो बर्तन की बाउंड्रीज हैं, दीवारें हैं, उससे पानी टच हो रहा है और दोनों कंडक्ट करते हैं हीट को, ठीक है, फ्लो करने देते हैं। क्यों, क्योंकि बर्तन आपका मेटल का बना हुआ है। उस केस में आप क्या कहेंगे कि फिर बर्तन क्या करेगा, अपनी हीट को, क्योंकि वो ज्यादा हॉट है, गर्म है, वहां से किसकी तरफ को जाएगा, ठंडे की तरफ को। ठंडा क्या है, पानी। फिर बर्तन हीट ट्रांसफर करेगा किसमें, पानी में। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये आपका गर्म है, कौन, गैस जो जल रही है, वहां से हीट कहाँ फ्लो कर रही है, इस बर्तन में कर रही है हीट फ्लो, यानी ऊष्मा जो फ्लो कर रही है, और फिर इस बर्तन से इस पानी में आपका हीट फ्लो कर रही। तो आप क्या देख रहे हैं, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ को, ठीक है। या आप क्या कहेंगे, जो आपका क्या है, हॉटर ऑब्जेक्ट है, यानी कि गर्म वस्तु जिसे मैंने कहा, वहां से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ को हीट क्या करती है, फ्लो करती। ओके, तो इसको नोट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंडक्शन इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन, ऑप्शन ए लिक्विड्स, बी सॉलिड, सी गैसेस, डी वैक्यूम। इनमें से किसमें आपके जो क्या है, हीट को ट्रांसफर करने का एक विधि, आप मेथड आप कहेंगे,
हीट को ट्रांसफर करना है, आपने एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। तो कंडक्शन वो मेथड है जिसके द्वारा क्या करेंगे आप हीट को कौन से मीडियम में या कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में कंडक्ट करना, ठीक है। तो कंडक्शन के द्वारा सॉलिड में क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है, एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड, ओके, हीट ट्रांसफर हो रही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से क्वेश्चन नोट करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन, आउट ऑफ दीज गैसेस विच वन इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं आपके, अग्निशामक जिन्हें बोला जाता है। अग्निशामक यानी आग को बुझाने वाले। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर का काम होता है जहां पर आग लग रही है, ठीक है। सपोज मेरे पास एक कोई चीज है, उस पर आग लग गई, ठीक है। आग कैसे लगेगी, क्योंकि उसका इग्निशन, उस वस्तु का इग्निशन टेम्परेचर तक टेम्परेचर पहुंच गया और उसके आसपास क्या है, ऑक्सीजन भी है। आग जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरी होती है, वो ऑक्सीजन भी उसे मिल रही है और साथ में क्या मिल रहा है, इग्निशन टेम्परेचर उसे ऑलरेडी मिल गया है। तो क्या उसने जलना शुरू कर दिया, दहन हो रहा है, उसका कंबशन हो रहा है। मुझे क्या करना है, उस आग लगने से रोकना है या बुझाना है उस आग। तो मैं क्या करूंगी, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करूंगी। अब क्या कहते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर का काम क्या होता है, उसका काम क्या है कि जो इग्निशन टेम्परेचर तक टेम्परेचर पहुंचा है, उस तापमान तक तापमान पहुंचा है किसका, इस वस्तु का जो जल रही है, उस तापमान को कम करना है, ठीक है। तापमान कम करने के लिए मैं पानी डालूंगी, ओके। और क्या कर सकती हूँ, दूसरा, क्योंकि ऑक्सीजन यानी एयर हम नॉर्मली कहते हैं जो आग जलने में सहायता कर रही है, उस ऑक्सीजन को या हवा को वहां आने तक रोकना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, उस वस्तु को कवर कर सकती हूँ, यानी आवरण बना सकती हूँ उसके बाहर ऐसा, जो कि क्या करेगी, ऑक्सीजन को वहां ना पहुंचने दे। तो इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो आवरण बनाती है उस वस्तु जिसके पर आग लगी है। इस वस्तु पर अगर आग लगी है, मैं कह रही हूं, तो इसके बाहर एक और क्या करना है, आवरण बनाना है, ताकि ऑक्सीजन यहां तक ना पहुंच पाए इस वस्तु, ओके। तो वो आवरण बनाने का काम किसका होता है, CO2 का होता है। इसीलिए जो आपके क्या है, अग्निशामक वगैरह होते हैं, ठीक है, आपने सिलिंडर्स देखे होंगे फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होते हैं, जो जब आग लग जाती है तो वहां पर उनमें सिलिंडर्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, उस जगह पर जहां पर आग लगी हुई है उसके बाहर एक आवरण बना देती है, ताकि उसको ऑक्सीजन वहां तक ना पहुंचे, ठीक है। और वहां पर टेम्परेचर भी फिर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो आग धीरे धीरे बुझने लगती है, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग अ सोल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज टू ऐड वाटर टू एसिड। पानी को एसिड में डालोगे, add acid to water, mix acid and water simultaneously, and D, add water to acid in a shallow container। क्या करेंगे, पानी ले लिया, ठीक है, आपके पास 2 ग्लासेस है, दोनों में समान आपने कहा कि 250 ml 250 ml क्या है, पानी भरा, ठीक है। एक में फिर आपने एक और ग्लास लिया, उसमें क्या ले लिया, 250 ml एसिड ले लिया, 3 ग्लासेस हो गए आपके पास, ठीक है। अभी आपने एक और चौथा ग्लास ले लिया, आपने क्या कहा कि इसमें मुझे एसिड और जो आपका क्या है, वाटर है, उन दोनों का क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है। पहला ऑप्शन आपका कहता है कि एसिड में आपको पानी डालना है, तो उस खाली ग्लास में आप पहले एसिड भर लीजिए और उसके ऊपर क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, ठीक है। जब आपने धीरे धीरे पानी डालना, क्योंकि एसिड की मात्रा ज्यादा है ग्लास में, तो आपने सारा डाल दिया, फिर पानी धीरे धीरे डाल दो। ये इस रिएक्शन में क्या होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी तो जो बर्तन में आपने पहले इतना सारा एसिड भर लिया है, जैसे ही पानी पड़ेगा एकदम से हीट प्रोड्यूस होगी, इवॉल्व होगी और सारा एसिड बाहर आएगा। और जैसे ही एसिड बाहर आएगा वो क्या कर सकता है, किसी भी चीज को खराब कर सकता है जो आप उसके कांटेक्ट में आए। सपोज वो आपके कपड़ों में गिर गया तो कपड़े जल सकते हैं, स्किन में गिर गया कहीं तो स्किन को कोरोड कर देगा या जला देगा, ठीक है। तो इस तरह से पहला काम नहीं करना है आपको, ठीक है। यानी कभी भी जो आपने क्या किया है, एसिड लिया है, उसमें पानी नहीं डालना, ओके। दूसरा, ऐड एसिड टू वाटर।
आपने क्या कर लिया, पानी पहले ले लिया। पानी की प्रकृति क्या होती है, ज्यादातर ऊष्मा को कम करने की प्रवृत्ति होती है, गर्माहट को कम करने की, ठीक है। नॉर्मल जो पानी की बात कर रहे हैं, पानी लिया, अब आप उसमें धीरे धीरे एसिड डाल रहे हैं। चूंकि मैंने पहले भी कहा कि जब पानी और एसिड यानी अम्ल एक साथ संपर्क में आएंगे तो ऊष्मा वहां पर निकलेगी, यानी कैसी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगी, ऊष्मा निकलेगी, लेकिन अब कैसी निकलेगी, कम, क्योंकि अब आप पानी इतना सारा है, एसिड धीरे धीरे ऐड कर, ओके। तो ये ऑप्शन सही होगा। मिक्स एसिड एंड वाटर साइमल्टेनियसली, तो ऐसा नहीं करना है। ऐड वाटर टू एसिड इन अ शैलो कंटेनर, शैलो कंटेनर में अगर आप क्या ले लेंगे, एसिड और वाटर को ले लेंगे, तो वहां पर भी हीट बहुत ज्यादा इवॉल्व होने के चांसेस हैं। तो आपको क्या करना है, ऐड एसिड टू वाटर, वाटर में, पानी में आपको धीरे धीरे एसिड ऐड कर, ओके। तो इतना आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा जब आप हायर क्लासेस में केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल या साइंस में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं जहाँ पे एसिड्स का यूज करते हैं, तो ये हेल्पफुल होगा आपके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। प्रोडक्ट्स ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर ऑलवेज, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है आपकी, न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहती है, एक ले लो एसिड, एक ले लो बेस, यानी एक क्या लिया, अम्ल लिया, एक लिया क्षार, दोनों को, प्लस का मतलब है दोनों की कर दी अभिक्रिया, ठीक है। एसिड की प्रवृत्ति कुछ और होती है, बेस की प्रवृत्ति कुछ और होती है, ठीक है। उनके गुण भी अलग अलग होते हैं लगभग। फिर क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो क्या बन जाता है उदासीनीकरण में, ये दोनों उदासीन होते हैं, एसिड और बेस क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, और उदासीन होकर के क्या बनाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और प्लस आपका क्या बनता है, वाटर, यानी कि H2O बनता है, ठीक है। सॉल्ट आपका हो गया लवण और वाटर आपका हो गया जल, ओके। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहती है, रिएक्शन कहती है कि जब भी किसी एसिड यानी अम्ल की अभिक्रिया किसी बेस यानी क्षार से होगी, तो उन दोनों की अभिक्रिया होने पर सॉल्ट और वाटर यानी लवण और जल बने, ओके। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, पहला कहता है एन एसिड एंड अ बेस, क्या ये बन रहा है यहाँ पे, प्रोडक्ट का मतलब फाइनल जो ये है आपके प्रोडक्ट, उत्पाद, जो अभिक्रिया होने के बाद हमें प्राप्त हुए, ओके। तो क्या एक एसिड और एक बेस बन रहा है, ऐसा मैंने लिखा है यहाँ, नहीं लिखा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। बी एन एसिड एंड अ सॉल्ट, क्या ऐसा है, नहीं है। सी अ सॉल्ट एंड अ वाटर, अ सॉल्ट एंड अ वाटर, यस, तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, ओके। आंसर ऑप्शन सी, अ सॉल्ट एंड अ वाटर। जब भी न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, तो वहां पर एक लवण और एक जल बनेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, साथ साथ नोट भी करेंगे। टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक क्या है आपका, हल्दी, हल्दी कैसा है आपका, एक प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर मतलब प्राकृतिक सूचक, इंडिकेटर वर्ड सुना है आपने, गाड़ियों में लगे होते हैं इंडिकेटर, जो क्या करते हैं, सूचित करते हैं, किसको सूचित करते हैं, आपको सूचित करते हैं। और कौन सूचित कर रहा है, जो आपके आगे चल रहा है गाड़ी लेके, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके आगे भी कोई पर्सन जा रहा है, गाड़ी चला रहा है वो भी, ठीक है। आपकी गाड़ी में भी इंडिकेटर है, उसकी गाड़ी में भी इंडिकेटर है, उसकी गाड़ी का इंडिकेटर आपको सूचना दे रहा है कि वो कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है, ताकि एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। दूसरा, आप अपने से पीछे आने वाली गाड़ी को इंडिकेट करेंगे, आपके लेफ्ट राइट या आगे सामने आने वाली गाड़ियों को इंडिकेट करेंगे, या पैदल जाने वाले लोग भी होंगे उनको भी इंडिकेट करेंगे कि आप कहां से किस डायरेक्शन में जाने वाले, तो वो आपकी डायरेक्शन बताती है, ठीक है। लेफ्ट का इंडिकेटर जलाया, दैट मीन्स कि आप यहाँ से लेफ्ट जाने वाले हो, राइट का इंडिकेटर आपने जलाया गाड़ी का, तो यहाँ से आप राइट जाने, तो सूचना दे रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जब हम यहाँ पर सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो सॉल्यूशंस में भी हम क्या पढ़ते हैं कि कुछ तो इंडिकेटर चाहिए जो आपको बताएं कि ये सॉल्यूशन किस नेचर का है, उसकी प्रकृति जो है वो किस प्रकार की है,
एसिडिक है, बेसिक है या सॉल्टी उसकी नेचर है, ठीक है, वो एक अम्ल है, क्षार है या लवण है, ये बताने के लिए हमें सूचक चाहिए होते हैं। और सूचक दो प्रकार के होते हैं, एक आपने इसमें प्राकृतिक सूचक पढ़ा और एक आपके क्या आते हैं जो वैसे आते हैं, क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड, आप उनको इंडिकेटर्स बोल सकते हैं, जिनको बनाया जाता है। ओके, तो प्राकृतिक सूचक में हल्दी की बात की, कभी आपने देखा होगा कि खाना गिर जाता है कपड़ों में और सपोज उस खाने में हल्दी, ठीक है, तो कपड़ों में पीला दाग आ गया, फिर आपने क्या किया, उनको वॉश किया। वॉश किससे करेंगे, डिटर्जेंट से करेंगे या सोप से करेंगे। डिटर्जेंट और सोप लगाने के बाद वो हल्दी जो पीली थी वो रेड कलर की हो जाती है। और आपने रेड कलर की कब हुई, जब आपने उस पर सोप अप्लाई किया। सोप अप्लाई करने पर वो जो क्या था, येलो कलर का स्टेन था, दाग था, वो कैसे कलर का हो गया, लाल रंग का हो गया। ठीक है, अब आप बताइए ये सोप क्या है आपका, ये है आपका बेस, यानी कि क्षार। ओके, तो टर्मरिक इंडिकेटर क्या कहता है, हल्दी क्या कहता है कि मैं जब भी किसी बेस यानी किसी क्षार के संपर्क में आऊंगा तो मैं उसके पीले रंग को, हल्दी कैसे रंग की होती है, पीले रंग की, तो उस पीले रंग को लाल में परिवर्तित कर दूं। ठीक है, वहीं पर अगर यहां पर ये सोप न लगा करके कोई एसिड लगाया जाए, किस पर, इस पर, हल्दी के दाग पर, तो वो कैसी रहती है, वो पीले ही रंग की रहती है। किसके केस में, एसिड के केस। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। यानी कि जब हल्दी के संपर्क में कोई अम्ल आएगा तो हल्दी पीले ही रंग की रहेगी, लेकिन कोई बेस यानी क्षार आएगा तो वो अपना पीला रंग लाल में परिवर्तित कर देगी। तो कौन सा ऑप्शन है आपका सही, येलो इन बोथ एसिड एंड बेस, नो, येलो इन एसिड एंड रेड इन बेस, ऑब्वियसली यस। ओके, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है कि पीला, एसिड के साथ पीली ही रहेगी हल्दी, लेकिन अगर बेस के साथ आपकी हल्दी आती है तो वो लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगी। ओके, तो होपफुली ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इतने क्वेश्चन जो हमने सारे चैप्टर्स के लिए हैं वो आप अच्छे से घर में रिवाइज करेंगे, कोई डाउट आएगा तो आप लोग पूछ लेंगे। बाकी आप लोगों को कोई भी लेक्चर समझना है तो आप यूट्यूब के माध्यम से दोबारा लेक्चर्स देख सकते हैं। ओके, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।